So hello everyone and welcome back to the channel that is Legal Education. Today in this module we are going to discuss the very important topic, or we can say that a basic concept, that is rule of law. तो रूल ऑफ लॉ में हम बेसिकली मीनिंग एंड कॉन्सेप्ट देखेंगे, एवी डाइसी ने क्या कहा है और कुछ केस लॉज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो व्हाट इज रूल ऑफ लॉ? रूल ऑफ लॉ मतलब क्या होता है कि लॉ का रूल होगा, ना कि किसी एक इंडिविजुअल पर्सनालिटी का रूल होगा। ठीक है, इट इज अ रूल ऑफ लॉ, नॉट द रूल ऑफ मैन। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल गवर्नमेंट और लॉ का हम देखते हैं यहाँ पे बात जो हम डिस्कस करेंगे कि गवर्नमेंट शुड बी गवर्न बाय द लॉ, मतलब कि गवर्नमेंट जो होगा उसको कौन रन करेगा? लॉ रन करेगा, मतलब लॉ शुड बी सुप्रीम हियर। यहाँ पे आर्बिट्रेरी पावर का एब्सेंस होगा, कोई भी आर्बिट्रेरी पावर नहीं होगा। वेड कहते हैं कि द रूल ऑफ लॉ रिक्वायर्स दैट द गवर्नमेंट शुड बी सब्जेक्ट टू द लॉ रैदर देन द लॉ शुड बी द सब्जेक्ट टू द गवर्नमेंट, मतलब कि गवर्नमेंट शुड बी द सब्जेक्ट ऑफ लॉ। गवर्नमेंट किससे रन करेगी? लॉ से रन करेगी, ना कि लॉ शुड बी रन बाय द गवर्नमेंट। ऐसा किसने कहा है? ऐसा वेड ने कहा है। उसके बाद जो हमारा प्रिंसिपल है या कह सकते हैं डॉक्ट्रिन है हमारा रूल ऑफ लॉ, वो किस फ्रेंच फ्रेज पर डेराइव हुआ है? दैट इज ला प्रिंसिपल डी लीगलाइट, मतलब होता है द प्रिंसिपल ऑफ लीगैलिटी। इसका मतलब ये होता है कि जो लॉ कहता है वैसा हम फॉलो अप करेंगे। अब जो रूल ऑफ लॉ का कॉन्सेप्ट है वो पहली बार दिया था एडवर्ड कोक ने। अपने बहुत सारे केसेस के थ्रू उन्होंने बहुत सारे अपने केसेस में ये स्टेटमेंट्स दिया है कि रूल ऑफ लॉ। उन्होंने कंपैरिजन किया था लाइक कि रूल ऑफ लॉ को इस तरीके से जैसे कि गॉड और किंग का रिलेशनशिप होता है। गॉड अगर कुछ चीज़ कहता है तो उसको कोई भी ऑर्डर पास करता है तो उसको किसको फॉलो अप करना होता है? किंग को फॉलो अप करना होता है। जैसे कि हमारे एंशिएंट टाइम्स में हम देखते थे, जितने भी एंशिएंट हिस्ट्रीज हैं या जो भी चीज़ है, कि जैसा गॉड कहते थे वैसा लोग फॉलो अप करते थे। तो उसी तरीके से एडवर्ड कोक ने ये प्रिंसिपल का फाउंडेशन बनाया था कि जैसा लॉ कहेगा वैसा गवर्नमेंट को फॉलो अप करना होगा। अब इसी कॉन्सेप्ट को एवी डाइसी ने इलैबोरेट किया था और अपने बुक में जिसका नाम था इंट्रोडक्शन टू द स्टडी ऑफ लॉ ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन 1885, उसमें इन्होंने 3 मीनिंग बताए थे रूल ऑफ लॉ के। उन्होंने कहा था रूल ऑफ लॉ मतलब देयर शुड बी सुप्रीमेसी ऑफ लॉ, इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड प्रीडोमिनेंस ऑफ द लीगल स्पिरिट। सुप्रीमेसी ऑफ द लॉ मतलब कि लॉ शुड बी सुप्रीम। उन्होंने आर्बिट्रेरीनेस को और वाइड डिस्क्रिशनरी पावर जो कि गवर्नमेंट इंजॉय करते हैं उस चीज़ को कंप्लीटली एक्सक्लूड करने की कोशिश किया है सुप्रीमेसी ऑफ लॉ के कंसेप्ट में। उसके बाद दूसरा है हमारे पास इक्वालिटी बिफोर लॉ, कि चाहे कोई किसी भी क्लास का हो, दे ऑल शुड बी इक्वल बिफोर द लॉ। चाहे कोई भी हो, किसी भी क्लास का हो, उनके लिए जो ऑर्डिनरी रूल्स बनाया गया है वो उस ऑर्डिनरी कोर्ट में ही जाकर के केस फाइल करेंगे। ऐसा नहीं कि वो अपर क्लास का है तो उसके लिए दूसरे लॉज हैं, वो लोअर क्लास का है तो उसके लिए दूसरे नहीं। देयर शुड बी ऑर्डिनरी लॉज, देयर शुड बी ऑर्डिनरी कोर्ट्स, देयर शुड बी नो एनी काइंड ऑफ स्पेशल कोर्ट्स। एंड द थर्ड वन इज प्रीडोमिनेंस ऑफ द लीगल स्पिरिट, मतलब क्या होता है कि जितने भी जनरल प्रिंसिपल्स हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में स्टैब्लिश्ड हैं वो कैसे आए हैं? दे ऑल आर द रिजल्ट्स ऑफ जुडिशियल डिसीजंस। इसका मतलब ये होता है कि उन्होंने किस चीज़ पर एम्फेसाइज किया है कि कोर्ट ऑफ लॉ आर दी गारंटर्स ऑफ लिबर्टी। ऐसा कौन कहता है? ऐसा एवी डाइसी कहते हैं। अब इन्होंने इतनी सारी चीज़ें तो बताई अपने बुक में, तो इनका कोई ना कोई तो क्रिटिसाइज करेगा ही। तो इनके क्रिटिसिज्म में क्या कहा गया, किस ग्राउंड्स पर इनके इस कंसेप्ट को क्रिटिसाइज किया गया कि हम कभी भी एब्सोल्यूट इक्वालिटी नहीं इमेजिन कर सकते हैं। एब्सोल्यूट इक्वालिटी इज जस्ट इम्पॉसिबल। डिस्क्रिशनरी पावर इनएविटेबल, डिस्क्रिशनरी पावर अनिवार्य है, वो कहीं ना कहीं किसी न किसी पॉइंट ऑफ टाइम पर आएगा ही आएगा, उसकी ज़रूरत पड़ेगी ही पड़ेगी। और स्पेशल कोर्ट्स की भी ज़रूरत है। क्यों? क्योंकि जब इक्वालिटी ही नहीं है तो कुछ लोगों के लिए स्पेशल कोर्ट्स तो बनेंगे। जो वीकर सेक्शंस है, जिनको चीज़ें उतनी अच्छी तरीके से नहीं प्रोवाइड हो पा रही जितनी लोगों को मिल जाती है आसानी से, तो उनके लिए तो स्पेशल कोर्ट्स बनाने ही होंगे। तो स्पेशल कोर्ट्स भी इनएविटेबल है। तो ये थे हमारे कॉन्सेप्ट ऑफ रूल ऑफ लॉ। अब कुछ केस लॉ है, हमको टोटल 6 केस लॉ देखना है। पहला है एडीएम जबलपुर वर्सेस शिवकांत शुक्ला, जिसको हम कहते हैं हेबियस कॉर्पस केस। इस केस में क्या हेल्ड हुआ था कि जो हमारा रेट था हेबियस कॉर्पस, वो इमरजेंसी की सिचुएशन टाइम उसको सस्पेंड कर दिया जाएगा, ऐसा था। ठीक है, और इसके वजह से क्या होगा, हमारा आर्टिकल 21 इन्फ्रिंज हो रहा है। तो फिर
44th अमेंडमेंट के थ्रू हेबियस कॉर्पस रिट को ये डिक्लेयर किया गया कि हाँ इट कांट बी सस्पेंडेड ड्यूरिंग द इमरजेंसी टाइम। इसके बाद हमारे पास दूसरा केस लॉ है, दैट इज मोस्ट फेमस केस लॉ एंड आई थिंक कि सबके जुबान पे रहता है, दैट इज केशवानंदा भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला, जिसमें ये बताया गया कि यस जो हमारा रूल ऑफ लॉ है वो एक बेसिक स्ट्रक्चर है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का। नेक्स्ट इज इंदिरा नेहरू गांधी वर्सेस राजनारायण 1975। इसमें था कि आर्टिकल 329A इज द वायलेटिव ऑफ द कॉन्सेप्ट ऑफ रूल ऑफ लॉ। क्यों? क्योंकि जुडिशियल रिव्यू को इसमें इंपॉर्टेंस नहीं शो किया गया था, तो फिर इस केस के थ्रू हम जुडिशियल रिव्यू को क्या बनाया है, पार्ट ऑफ रूल ऑफ लॉ बनाया है। इसके बाद आता है हमारे पास केस लॉ पी संभामूर्ति वर्सेस स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश। इस केस में क्या हेल्ड हुआ था कि सेम चीज़ इसमें भी हेल्ड हुआ था कि यस जो हमारा जुडिशियल रिव्यू है दैट इज द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। इसके बाद आता है हमारे पास केस सोमराज वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा। इसमें क्या हुआ था कि सोमराज को कन्विक्ट किया गया था अंडर आईपीसी सेक्शन 302 एंड 201। ग्राउंड्स क्या थे, कोई भी एविडेंशियल प्रूफ नहीं था, कोई भी डायरेक्ट एविडेंस था ही नहीं, ओनली ऑन द बेसिस ऑफ सर्कमस्टेंशियल एविडेंस उसको कन्विक्ट ठहरा दिया गया। तो जजमेंट, फाइनल जजमेंट ये पास हुआ कि कोई भी डायरेक्ट प्रूफ नहीं है, इसलिए उस चीज़ के ऊपर, उस चीज़ की बेसिस पर, सोल बेसिस ऑफ सर्कमस्टेंशियल एविडेंस के बेसिस पर हम उसको कन्विक्ट नहीं ठहरा सकते। एंड द लास्ट केसेस शीला बारसे वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। इसमें यह हेल्ड हुआ था कि मतलब इसमें एक्चुअली हुआ क्या था कि उस फीमेल के साथ में कस्टोडियल वायलेंस हुआ, सेक्सुअल अब्यूज़ हुआ, जिसकी वजह से आर्टिकल 14, 19 एंड 21 क्वेश्चन पर आए, ठीक है, उन पर क्वेश्चन उठा। तो फिर जजमेंट ये पास हुआ कि देयर शुड बी सेपरेट फीमेल प्रिजनर्स एंड सेपरेट मेल प्रिजनर्स, दोनों के लिए प्रिजनर्स अलग होंगे ताकि जब भी फीमेल का इंटरोगेशन हो तब वहाँ पे फीमेल कांस्टेबल भी प्रेजेंट हो, प्रॉपर एनजीओ का मॉनिटर वहाँ पे हो सके कि जो भी वुमेन प्रिजनर्स है उनका ट्रीटमेंट प्रॉपर हो रहा है कि नहीं, ट्रेनिंग ऑफ पुलिस एंड प्रिजन स्टाफ ऑन राइट ऑफ प्रिजनर्स एंड प्रॉपर ट्रीटमेंट ऑफ वुमेन इन कस्टडी। ये चीज़ किस केस में हेल्ड हुआ था, शीला बारसे वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र 1987 में। सो दिस वाज ऑल अबाउट द कॉन्सेप्ट ऑफ रूल ऑफ लॉ। होप सो कि आपको समझ आया होगा इतने शॉर्ट ड्यूरेशन ऑफ टाइम पर। सो थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।